नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी के एसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की लगाई रोक। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा। साथ ही संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज भी संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा जारी। विपक्ष संसद में मणिपुर पर चर्चा और प्रधानमंत्री के जवाब की मांग पर अड़ा। सत्र को बाधित करने पर सभापति की बड़ी कार्रवाई। संसद सत्र पर होगा अपडेट। देश भर की अन्य बड़ी खबरों के साथ ही बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। मणिपुर हिंसा के मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। राज्यसभा की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के लिए सभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए लगाई अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन कमेटी से कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का करें रुख। अगले 2 से 4 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। चेन्नई में 3 दिवसीय G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह बैठक जारी। आपदा प्रबंधन में देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर किया गया विचार विमर्श। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, आपदा से निपटने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी आए साथ। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने आपदा प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की अपील की। उत्तर पूर्व चीन में भारी बारिश के कारण स्कूल के जिम की छत गिर जाने से कम 11 लोगों की मौत। मृतकों में अधिकांश बच्चे शामिल। मलबे से 4 को जीवित निकाला गया। स्कूल भवन का प्रभारी गिरफ्तार। इजराइल में न्यायिक सुधार विधेयक पर अहम मतदान आज। कल तेल अवीव और यरूशलेम में विधेयक के खिलाफ हुआ जोरदार प्रदर्शन। पेसमेकर के सफल प्रत्यारोपण के बाद आज संसद में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और वेस्टइंडीज में छठी टेस्ट सीरीज जीत पर नजरें गड़ाए भारत ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में वेस्टइंडीज पर कसा शिकंजा। कैरेबियाई टीम ने चौथे दिन 365 रन का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 76 रन पर गंवाए 2 विकेट। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मानसून सत्र के तीसरे दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। ऊपरी सदन राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर बाद में दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा सभापति ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। राज्यसभा में मणिपुर मसले सहित नियम 176 के तहत 11 नोटिस दिए गए, जिस पर सभापति ने कहा कि इस नियम के तहत अल्पकालिक चर्चा के लिए सरकार भी तैयार है, इसलिए इन्हें स्वीकार किया जाता है। लेकिन विपक्ष द्वारा नियम 267 के तहत सदन में 27 नोटिस दिए गए, जिस पर सभापति ने कहा कि उन पर पहले ही नियम के बारे में बताया जा चुका है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी सांसदों ने नियम 176 के तहत पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल और राजस्थान में कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ हिंसात्मक घटनाओं पर नोटिस दिए। विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा सभापति ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान संजय सिंह द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी और सभापति के साथ बहस करने के चलते सत्ता पक्ष के नेता सदन पीयूष गोयल ने उनके खिलाफ वर्तमान सत्र से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे सभापति ने सदन की अनुमति से संजय सिंह को वर्तमान मानसून सत्र से निलंबित कर दिया। श्री संजय सिंह सस्पेंडेड for the entire duration of this session for
वहीं निचले सदन लोकसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के कारण पहले 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित की गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर के मसले पर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे सभी दलों से बातचीत कर 12 बजे चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन को बाधित करना बंद करे। आप बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर पूरा सदन चर्चा करने को तैयार है। ये सदन चर्चा मुद्दों से ही समस्या का समाधान निकालेगा। नारेबाजी से, तख्तियों से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा और उन लोगों के साथ भी आप न्याय नहीं कर पाएंगे। लोकसभा में आज राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 पेश किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में विधेयक पेश किया। यह विधेयक देश में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करेगा, गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा और उच्च गुणवत्ता वाले मौखिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगा। इस बीच लोकसभा में डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2019 को वापस लिया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने निचले सदन से विधेयक वापस लेने के लिए प्रस्ताव रखा। बिल, जिसे जुलाई 2019 में पेश किया गया था, को जांच के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर एक संसदीय पैनल के पास भेजा गया था। विपक्ष के हंगामे पर एलजेपी नेता चिराग पासवान के साथ विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों का हंगामा जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान। चिराग, हम देख रहे हैं कि कोई सहमति नहीं बन पा रही, न राज्यसभा में न लोकसभा में, की चर्चा हो कभी नियम के तहत, कभी प्रधानमंत्री सदन में आए, और हम देख रहे हैं दोनों हाउस स्थगित हो रहा है। तो दिखा ही रहा ना कि भाई आपको फिर राजनीति करनी है, आपको चर्चा सही में करनी नहीं है। आप एक बार चर्चा कीजिए ना। विपक्ष का समझ के परे है कि भाई आप एक बार पहले चर्चा कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई जवाब से आप संतुष्ट नहीं है, उसके बाद आपको जितना हंगामा करना, उसके बाद आपको जो प्रदर्शन करने, हाउस नहीं चलने देना, उसके बाद कीजिए, बट इन एंटीसिपेशन। आपको कैसे पता कि सरकार क्या जवाब दे रही है और उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे? हो सकता है सरकार ने नीतियां बनाई हो सकता है सरकार ने जो कदम उठाए हो, एक बार पहले सरकार का भी, एंड फॉर दैट मैटर पूरा देश सुनना चाहता है भाई कि विपक्ष की क्या सोच है मणिपुर को लेकर। एंड नॉट ओनली मणिपुर, भाई मेरे स्टेट बेगूसराय में इतनी शर्मनाक घटना घटी है, बंगाल में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, और मैं इनको राज्यों में नहीं बांधूंगा कि भाई वहां पे इसकी सरकार ये जिम्मेदार, वहां पे इसकी सरकार ये जिम्मेदार। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। बेटी बहनों के ऊपर हो रहे अत्याचार अक्षम्य है, उसको नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। उसके लिए हम सबको एक होकर इसके ऊपर एक निष्कर्ष निकालना होगा ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना कभी ना घटे, बट उसके लिए सदन तो चलने देना जरूरी है। धन्यवाद। चिराग पासवान कह रहे थे कि नियत पता चलती है विपक्षी दलों की कि आखिर उनकी चिंता किस बात को लेकर है, वास्तविक तौर पर क्या वो चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो या ना हो। कैमरामैन विनय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। राजस्थान के भाजपा के सांसदों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने अपना विरोध प्रकट किया। भाजपा सांसदों ने ये विरोध प्रदर्शन राजस्थान में महिलाओं और दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और अपराध के मुद्दे को लेकर किया। साथ ही उन्होंने नारेबाजी भी की। उन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। राजस्थान में महिलाओं और दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, बीजेपी उसको लेकर संसद भवन में प्रदर्शन कर रही है। गांधी प्रतिमा का सामने तमाम राजस्थान के और बाकी जगहों के सांसद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान जो एक बहुत शांति प्रिय प्रदेश है, गौरवशाली इतिहास का प्रदेश रहा है, उस राजस्थान में रोज महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं ने राजस्थान को कलंकित किया है। और ये घटनाएं तब होती है जब अपराधियों में भय समाप्त हो जाता है। जिस तरह से राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और जो वहाँ कांग्रेस सरकार है वो चैन की नींद सो रही है। ये ऐसी सरकार है राजस्थान में जिसको अब सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं बचा। लगातार इतना ज्यादा क्राइम बढ़ा है कि महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस पार्टी का या टीएमसी का या बिहार में, इस डबल स्टैंडर्ड को आपके जनता के सामने उसका भांडा फोड़ रहे हैं।
कि मणिपुर के अंदर जो हुआ वो गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म तो बहुत दूर की बात है, कहीं पे भी अगर उनके साथ दुर्व्यवहार हो, चाहे किसी प्रदेश के अंदर या किसी देश में, वो एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता। राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ये आरोप हमारा नहीं है, राजस्थान सरकार के मंत्री कह रहे हैं, राजस्थान की विधायक कह रही हैं, तो मुझे लगता है वहां की सरकार स्वयं ही बता रही है। जहां भी कुशासन है और लोकतांत्रिक सरकारें लोकतंत्र का दमन कर रही हैं, जनहितों की रक्षा नहीं कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे मुद्दों को जनता तक ले जाना, उन सरकारों के दरवाजे पे दस्तक देना कि महिलाओं पर अत्याचार या कुशासन नहीं चल सकता है। संसद भवन परिसर में भी यह मुद्दा उठ रहा है और संसद के अंदर यानी सदनों में भी इस मुद्दे, दोनों सदनों में भी इस मुद्दे को उठाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं भाजपा सांसदों ने पश्चिम बंगाल में हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष, राज्य के सांसद, वरिष्ठ नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को सिर्फ मणिपुर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है पंचायत चुनाव के दौरान महिलाओं के खिलाफ, उसको लेकर बीजेपी के तमाम सांसद गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप लोग क्या कह रहे हैं? हम देख रहे हैं जो अलायंस बना उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, दलित अधिकारों का संरक्षण करो, न्याय से बर्ताव करो, पश्चिम बंगाल को लेकर। देखिए, पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपको वायरल वीडियो शायद मिल चुका है कि मालदा में 2 महिलाओं के साथ जिस तरीके से उन्हें नैकेट करके उनके ऊपर अत्याचार किया गया, इसको भी निर्वस्त्र करके एकदम। उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि कल पता चला कि कुछ बिहार में 14 साल की एक नाबालिग के साथ 4 आदमियों ने दुष्कर्म किया और जो नाबालिग आज हॉस्पिटल में भर्ती है और मौत के साथ जूझ रही है। सर, हम देखते हैं कि बहुत दिनों से हिंसा हो रही है, आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हो। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं को घेरने का प्लान भी बनाया है, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं क्योंकि घर पे जाके प्रदर्शन करो, क्या कहें? दुर्भाग्यजनक है, गणतांत्रिक अधिकारों का कंठरोध करने की कोशिश चल रही है। तृणमूल कांग्रेस जानती है अच्छी तरह से कि जनता को अगर वोट देने का अधिकार मिला, वोट देने के लिए वो अगर पोलिंग बूथ तक पहुंचे तो उनकी गद्दी नहीं रहेगी। पंचायत चुनाव में हिंसा देखते हैं, उससे पहले भी एक हिंसा का इतिहास रहा है। आप लोग प्रदर्शन करते रहे, लेकिन ममता बनर्जी सरकार तो दूसरे ही आरोप लगाती है और कार्रवाई नहीं करती जो लोग हिंसा करते हैं उनके खिलाफ। ममता बनर्जी दुनिया में सबसे ज्यादा मिथ्या बोलने वाला, झूठ बोलने वाला नेता है। इसलिए ममता बनर्जी के जमाने में पंचायत चुनाव में जैसे घटना घटी है वो कभी दुनिया में नहीं घटा है। बीडीओ, एसडीओ, डीएम के सहारा लेके पंचायत जीता है। और अभिषेक बनर्जी जो ऐलान कर दिया है ना, अभिषेक बनर्जी 5 अगस्त सभी कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता को घेरने के लिए बोला है। ये गणतंत्र का गला घोटने का कोशिश है। अभी ऐसे करेंगे, हमारा कार्यकर्ता 34 साल 34 इयर्स कम्युनिस्ट को झेले हैं, 15 साल ये तृणमूल को झेल रहे। वो अभिषेक को पता चलेगा भाजपा कार्यकर्ता तृणमूल कार्यकर्ता नहीं है। जितना इसका ऊपर आघात डाला जाएगा उतना ही स्ट्रांग बनेगा। पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है, बीजेपी का कहना है दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, उसको लेकर गांधी प्रतिमा के सामने संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल के सांसद और ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान या फिर उसके बाद जो महिलाओं को लेकर हिंसा हो रही है, वो मुद्दा उठा रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजस्थान में महिलाओं पर दिनों दिन बढ़ रहे अत्याचार को लेकर प्रभारी भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर राजस्थान की सरकार पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। देखिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की राजस्थान के प्रभारी भाजपा महासचिव अरुण सिंह के साथ बातचीत। राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर बीजेपी ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया है। हमारे साथ बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह मौजूद है। अरुण सिंह जी, राजस्थान को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ जो महिला के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 है।
और पूरा अपराध में भी नंबर 1 है। 90,000 महिलाओं पे ये दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं और राजस्थान में पुलिस प्रशासन कोई है नहीं। करौली की घटना कितनी हृदय विदारक थी, दौसा की घटना हो, खाजूवाला की हो, अलग अलग घटनाओं में देखेंगे कि महिलाओं का जो जिस प्रकार से घोर जघन्य उनके प्रति अपराध हो रहा है और मुख्यमंत्री जी कोई भी इसके बारे में न इसकी चिंता करते हैं, न कानून व्यवस्था दुरुस्त करते हैं और पूरी की पूरी सरकार असंवेदनशील है। उन्हीं के एक मंत्री ने बयान दिया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया कि राजस्थान की चिंता करें मुख्यमंत्री। यही मैं कह रहा हूँ, जब एक मंत्री ने यह कहा संसद में, धारीवाल ने, ये बलात्कार तो राजस्थान में होंगे, यह मर्दों का प्रदेश है, तो धारीवाल उनके चहेते हैं, उनको बधाई दिया होगा। और जब एक दूसरे मंत्री ने, राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार बहुत अधिक हो रहा है, कुछ कार्रवाई करिए, तो सच बोलने पे मंत्री को बर्खास्त कर दिए। कानून व्यवस्था को लेकर जो कदम उठाना जाना चाहिए वो नहीं उठाया राजस्थान सरकार। जब से सरकार बनी है गहलोत की, तब से लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ता जा रहा है और अपराधियों के हौसले चरम पे है। दलितों पे अत्याचार, हर जिले में रोज दलितों पे अत्याचार हो रहा है। 17 बलात्कार पर डे हो रहे हैं और सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है। कांग्रेस की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत धन्यवाद। अरुण सिंह, उनका कहना है कि असंवेदनशील सरकार है राजस्थान में अशोक गहलोत की और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। राजस्थान में जो बलात्कार के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। कैमरामैन विनय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। एक तरफ सत्ता पक्ष के सांसद राजस्थान और बंगाल के सवाल पर आंदोलनरत हैं, तो वहीं संपूर्ण विपक्ष मणिपुर के सवाल पर गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी राजस्थान के एक कांग्रेसी मंत्री के इस बयान को लेकर आक्रोशित हैं, जिसमें यह कहा गया कि राजस्थान के लोग मर्द होते हैं। मनोज तिवारी ने डीडी न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि बयान शर्मनाक है, बेटियों का अपमान है, बलात्कारी चाहे जहां कहीं के हों, उन्हें सजा दी जानी चाहिए। हम सिर्फ राजस्थान के सवाल पर नहीं बल्कि मणिपुर के सवाल पर भी व्यथित हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने भोजपुरी फिल्म स्टार और सांसद मनोज तिवारी से संसद में खास बातचीत की। पार्टी के सांसद राजस्थान और पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर आंदोलित हैं, गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं मणिपुर के सवाल पर पूरा विपक्ष जो है गांधी प्रतिमा पर धरना दे रहा है। हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। मनोज जी, क्या लगता है कि सत्ता पक्ष जो है वो राजस्थान और बंगाल के सवाल पर और विपक्ष मणिपुर के सवाल पर, तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो हिंसक घटनाएं या बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उस पर पक्ष विपक्ष दोनों को साथ होना चाहिए? नहीं, जो हम हैं, हम मणिपुर सहित राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या इस देश में जहां भी बेटियों के खिलाफ बलात्कार या अपराध हुआ है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हमारे साथ हम मणिपुर के भी घटना के खिलाफ खड़े हैं। और ये क्या कह रहे हैं, मणिपुर के खिलाफ तो खड़े हैं, लेकिन राजस्थान में जो कांग्रेस का मंत्री बोलता है दलित बेटी के बलात्कार के बाद कि भाई राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, यहाँ बलात्कार हो सकता है। वेर इज सोनिया गांधी जी, वेर इज राहुल गांधी जी, वेर इज प्रियंका जी। और इन यहाँ कई बहनें खड़ी थी, मैं यहाँ चीख चीख के बोल रहा था कि बहनों बता दो कि राजस्थान में जो दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उनको आप मानते हो कि ये मर्दों का प्रदेश है, उनको बलात्कार करने का अधिकार है। और हम मणिपुर के भी बलात्कारियों को सजा दो और राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी जो छत्तीसगढ़ के बलात्कारी हैं उनको सजा देने में क्यों पीछे जा रहे हो, उनको क्यों मर्द बता रहे हो? ये मेरा दर्द है, आइए चर्चा करते हैं। लगता नहीं है कि मर्द बताना कहीं ना कहीं प्रोवोक करना है? सर, मैं देश के लोगों के सामने डीडी न्यूज पे पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी नीयत है, ये कौन सा विपक्ष है जो कहता है राजस्थान में बेटी के बलात्कार होने के बाद कि मर्दों का प्रदेश है और सारा विपक्ष उसको स्वीकार कर रहा है। मणिपुर की बेटी भी हमारी बेटी है
और राजस्थान की बेटी भी हमारी बेटी है। प्लीज बेटियों को राज्यों में मत बांटो, बेटियों को इस तरह से बलात्कार करने के लिए प्रवोक मत करो, ये हमारा दर्द है और हम इस पर चर्चा चाहते हैं। सर चलिए, बहुत शुक्रिया। बेटियों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये कहना है मनोज तिवारी का, जो आंदोलित है इस बात को लेकर कि सिर्फ राजस्थान और बंगाल का सवाल नहीं बल्कि मणिपुर के सवाल पर भी बीजेपी अपने को कंसर्न कर रही है। बीजेपी जो है मणिपुर के सवाल पर भी चर्चा चाहती है, बशर्ते कि सदन में चर्चा हो। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज के लिए। और वहीं मणिपुर पर पीएम मोदी के दोनों सदनों में बयान देने की मांग को लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी धड़े की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रासंगिक स्थगन नियमों के तहत चर्चा का पालन हो। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं संसद से राजेश राज। राजेश, हम जानते हैं कि किस तरह से जब जनता को सरकार से या विपक्ष से अपनी कोई मांग या फिर अपना कोई विरोध होता है जो जाहिर करना होता है तो उसके लिए सड़कों पे उतरती है, प्रदर्शन करती है जनता। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही खुद संसद में बैठे हैं, जब जनता ये उम्मीद कर रही है कि तमाम ऐसे मसले और खासकर जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मसले होंगे, संसद का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले जिस तरह से मणिपुर का वो वीडियो आया जो वायरल हुआ, उसके बाद जो राजस्थान की घटना, छत्तीसगढ़ की घटना, इन तमाम घटनाओं पर जहां सांसदों को, चाहे वो सत्ता पक्ष के विपक्ष के, बैठ के इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वहां ये दोनों ही पक्ष संसद के भीतर ही बाहर, प्रतिमा के बाहर गांधी जी की प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस गतिरोध को दूर करने में अड़चन क्या आ रही है? देखिए ऋतु, सबसे जो मौजूद सवाल है वो ये कि डेमोक्रेसी में बातचीत जो है वो समस्या के समाधान का एक बेजोड़ जरिया माना जाता रहा है। और शायद यही वजह है कि प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि अगर सत्ता और विपक्ष में अगर बात न बने तो किसी मुद्दे पर पहले विमर्श कर लो, फिर बहस कर लो, और उससे भी बात न बने तो वोट करा लो। यानी बहस, जो सदन है वो बहस विमर्श और वोट से चलती है, उसे डर और डंडे से नहीं चलाया जा सकता है, ये राम मनोहर लोहिया कहा करते थे। लेकिन अभी जो यहाँ पर बानगी देखने को मिल रही है लोकसभा और राज्यसभा के भीतर कि यहाँ पर बहस विमर्श और वोट के लिए कोई जो है स्थान दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ पर डर और डंडे से सदन को चलाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष कहीं ना कहीं अपने मूलभूत मुद्दे से अलग हटकर सत्ता पक्ष को डराने की कोशिशों में जुटा हुआ है। और मणिपुर के सवाल पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश के नेता हैं, लोकसभा में बीजेपी के सदन के नेता हैं, और उन्होंने जब मणिपुर की घटना पर आक्रोश प्रकट किया और कहा कि बेटियों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो ज्यादती बर्दाश्त से बाहर है, आक्रोशित लहजे में पीएम मोदी ने लोगों को चेताने का काम किया, राज्य सरकार से अपील भी की कि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। ऐसे में बहुत कुछ दूध का दूध और पानी का पानी पहले ही दिन होता हुआ नजर आ रहा था जब सत्ता पक्ष ने गेंद विपक्ष के पाले में डाल दिया था। ऐसे में विपक्ष को चुपचाप जो है वो चर्चा शुरू करा लेनी चाहिए थी, लेकिन बिना चर्चा कराए यह हठधर्मिता अपनाना, जब कल हमने शुक्रवार को राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे जब हमने पूछा कि आखिर जब प्रधानमंत्री ने सदन के बाहर बयान दे दिया तो फिर ये हठधर्मिता क्यों कि वो सदन के भीतर आकर जवाब दे। राजेश एक सवाल, राजेश सवाल महिलाओं की चर्चा का जवाब नहीं, उनसे बयान चाहते हैं। राजेश, सवाल महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था की है, जिसमें अब इस समय राजस्थान लगातार चर्चा हो रही है, मणिपुर की चर्चा हो रही है, छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है, पश्चिम बंगाल की चर्चा हो रही है। तो क्या ऐसे में विपक्ष बच रहा है क्या? क्योंकि नियम को क्या सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं चाहिए, तमाम कार्यवाही को स्थगन किया जाए और फिर उसके बाद एक लंबी चर्चा हो? क्या इस पे विपक्ष घिरता दिखेगा, इसलिए बच रहा है चर्चा से?
देखिए, सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि चर्चा हो, और जो लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि 2.5 से 3 घंटे का वक्त जो है मुकर्रर किया जा सकता है, उन पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपना जो है वो पक्ष रख सकते हैं और उसके बाद गृह मंत्री आकर चर्चा का जवाब दे देंगे। लेकिन चर्चा चूंकि शुरू नहीं हो पाई है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बंगाल और राजस्थान के मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सवालों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। और मणिपुर के मामले पर भले ही जो इनका नया गठबंधन है इंडिया वो आक्रामक नजर आता हो, राजस्थान और बंगाल के मसले पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इनको जोरदार तरीके से घेरने की कोशिश की है। और मनोज तिवारी को आपने सुना कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि बेटियों का अपमान पूरे देश भर में हो रहा है, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये महिलाएं कहाँ हैं जहां देश में महिलाओं पर बलात्कार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजेश, क्या ये माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद चाहे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति किसी तरह से एक तरह से बातचीत के जरिए इसका कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करें? क्या 2 बजे के बाद आज कोई उम्मीद दिखती है? देखिए, रास्ता ढूंढने की कोशिश लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है, लेकिन राज्यसभा में आपने देखा कि संजय सिंह ने जिस तरीके से सभापति के साथ कन्फ्रंटेशन किया, उसके बाद उनको बाहर का रास्ता पूरे मॉनसून सत्र के लिए दिखा दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति ज्यादा दिखाई पड़ रही है। सभापति या स्पीकर लगातार ये कोशिश कर सकते हैं कि सदन का टकराव जो है वो दूर हो, गतिरोध खत्म कर चर्चा करा ली जाए। जो तमाम सदस्य चाहते हैं कि बहस विमर्श और वोट के जरिए हम सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपने राज्यों, अपने संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करें, अपनी समस्याओं को उठाएं, उससे जो वंचित होने वाले सांसद हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो, वो हर हाल में चाहते हैं कि गतिरोध दूर हो और सदन में चर्चा जो है वो शुरू करा ली जाए। लेकिन सभापति के साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के भीतर उनके साथ सीधा जो है वो हम कह सकते हैं कि असंसदीय जो है वो शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके साथ जो संवाद अदायगी की, उसकी इजाजत संविधान नहीं देता है, चेयर उसकी इजाजत नहीं देता है। आप लाख सत्ता और विपक्ष दोनों टकरा ले, लेकिन सभापति के साथ सम्मान का भाव जो है वो होना चाहिए और संविधान भी इसकी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात करते हैं ताजा खबर की। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता अंजुमन कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है। इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर आज एएसआई की टीम सर्वे के लिए मस्जिद परिसर पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन कमेटी की तरफ से कहा गया है कि शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया, हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। कमेटी के वकील ने कहा, आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी, तो सॉलिसिटर जनरल ने तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और नापने का काम चल रहा है। मेहता ने कहा, कोर्ट में कहा कि अगले 1 हफ्ते तक खुदाई नहीं होनी है। तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। और वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दिया है, ताकि अंजुमन कमेटी को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे। विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञानव्यापी की सच्चाई एएसआई के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से
अप्रभावित होकर मामले का फैसला करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा। अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा और सिर्फ 2 दिन की इंटरी मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका यह था कि हमने फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास सारथी। विकास, कानूनी जो तमाम जो बहस हुई है जिसको लेकर आज अंतरिम रोक लगाई गई है 26 तारीख को 5 बजे तक, दलीलें क्या दी गई हैं और किस तरह से हाई कोर्ट में अब ये जब मामला जाएगा तो क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं? देखिए, जो मस्जिद समिति है उसकी तरफ से सबसे पहले ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में आज कि वो कम से कम शुक्रवार तक रोक चाहते हैं कि इस आदेश के अमल पर शुक्रवार तक रोक लगा दी जाए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने जब सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वहां पर किसी भी तरह की कोई खुदाई नहीं हो रही, कोई एक्सकेवेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए पूरे सर्वे की प्रक्रिया पर रोक लगाने का औचित्य नहीं बनता है। कोर्ट ने एएसआई से सीधे इसके बारे में जानकारी मांगी। एएसआई ने ये बताया कि कम से कम 1 हफ्ते तक वहाँ किसी तरह का कोई एक्सकेवेशन नहीं होगा, यानी जो सर्वे है वो केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तक सीमित रहेगा। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि मस्जिद पक्ष की दलीलें लगातार ये थी कि उनको शुक्रवार को देर शाम को इस मामले में आदेश के बारे में पता चला, उन्होंने ऑर्डर को ठीक से स्टडी नहीं कर पाए हैं, वो इसके लिए उनकी अपील तैयार नहीं है हाई कोर्ट के लिए, इसीलिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए आए हैं कि फिलहाल आदेश के अमल पर रोक लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुधवार शाम 5 बजे तक मस्जिद समिति हाई कोर्ट में अपने किसी भी तरह की जो दलीलें रखना चाहती है उनको रखे, तब तक ये पूरे एग्जीक्यूशन पर, ये जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसके अमल पर रोक रहेगी, लेकिन ये सिर्फ 5 बजे तक है। और कोर्ट ने भी कहा कि ये केस की मेरिट्स को लेकर के रोक नहीं लगाई गई है, केवल ये मस्जिद पक्ष को एक मौका दिया गया है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं, याचिका दाखिल करें और वहाँ पर जो भी बातें वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं वो सारी बातें वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर कहें। जाहिर है कि जब मस्जिद समिति का ये कहना था कि उनकी अपील अभी तैयार नहीं है, तो अब उनको ग्राउंड्स क्या रखने हैं क्या नहीं रखने हैं उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो भी स्थिति बनती है उनको बुधवार तक की ही मोहलत है इस मामले में हाई कोर्ट पर पहुँचने के लिए। उसके बाद एएसआई स्वतंत्र है अपनी सर्वे की जो प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि क्योंकि कोई एक्सकेवेशन की एक्सरसाइज एएसआई नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं दिखती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। राजेंद्र गुड़ा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास कुछ दस्तावेज लेकर गए थे, लेकिन सीपी जोशी ने उनसे वापस अपनी सीट पर जाने को कहा। लेकिन इस बीच सदन में हंगामे के चलते गुड़ा को सदन से बाहर कर दिया गया।
इस पर गूढ़ा ने कहा कि लगभग 50 लोगों ने उन पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की गई और कांग्रेस नेताओं ने उन्हें विधानसभा से खींचकर बाहर निकाल दिया। गूढ़ा का आरोप है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने उन्हें बोलने तक नहीं दिया। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। उधर जम्मू कश्मीर में 3800 से अधिक श्रद्धालुओं का 22वां जत्था कड़ी सुरक्षा प्रबंधों के बीच आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से श्री अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। 3898 श्रद्धालु 149 वाहनों के काफिले में रवाना हुए। इनमें से 1292 श्रद्धालु बालटाल मार्ग से, जबकि 2600 श्रद्धालु नुनवान पहलगाम से जाएंगे। 62 दिनों की श्री अमरनाथ वार्षिक यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई थी और ये श्रावण पूर्णिमा पर 31 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। ये यात्रा सुचारू चल रही है और देश भर के श्रद्धालु बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग का दर्शन करने पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। और रमा इस यात्रा पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। रमा, 22वां जत्था है, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि हम मौसम को भी देख रहे हैं और इसको देखते हुए अभी तक श्रद्धालुओं का एक तरह से कहें तो तांता लगा हुआ है मौसम के बावजूद भी, तो क्या क्या तैयारियां हैं और क्या अभी लेटेस्ट अपडेट? देखिए ऋतु, सबसे पहले मैं लेटेस्ट अपडेट ही बता देती हूँ, क्योंकि ये आंकड़ा जो है ये अपने आप में काफी रोचक है और काफी उत्साहजनक भी है। क्योंकि अगर पिछली यात्रा की बात करें तो 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, और अगर हम अभी की बात करते हैं तो आज की अगर हम बात करें तो अब तक 3,31,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मौसम की बात, मौसम बीच में 2 दिन खराब रहा था, यात्रा कुछ देर के लिए रुकी भी थी, लेकिन उस वक्त भी जो यात्री मौसम की वजह से विभिन्न कैंपों में थे, उन्हें सुरक्षित रखना, उन्हें वहां से निकाल कर लाना, जो नीचे आने वाले यात्री हैं उन्हें वापस लेकर जाना और पूरी सुरक्षा का, उनकी सुविधाओं का पूरी तरह से ध्यान रखा गया था। एक पूरा सामंजस्य इन तैयारियों के अंदर दिखाई देता है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन का हो, चाहे जो सुरक्षा कर्मी है उनका हो, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, आईटीबीपी, तमाम फोर्सेस पूरे रास्ते में लगी हुई हैं, केवल सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि इस तरह की अगर कोई भी आकस्मिकता आती है या कोई भी यात्री जो है उन्हें कोई परेशानी आती है तो वो उसमें भी उनकी सहायता करते हैं, उनको लेकर आते हैं। यात्री जो है देश से ही नहीं विदेशों से भी आ रहे हैं। अगर हम बात करें अमेरिका, नीदरलैंड, टर्की, वहां के यात्री आए, उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स भी जारी किए जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद भी किए गए। और उनका यही कहना था कि जिस तरह से वो अमरनाथ यात्रा को देखते थे, काफी उनकी उत्सुकता थी उनकी यहाँ के कल्चर को जानने में, यहाँ की जो स्थानीय जो संस्कृति है उसको जानने में, लेकिन बहुत हिम्मत कर नहीं पाते थे। लेकिन इस बार जब उन्होंने स्थानीय प्रशासन के, सरकार के इंतजामों के बारे में सुना तो वो आए और आने के बाद उनके बड़े सुखद अनुभव रहे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी आ रही हैं। साइना नेहवाल यहाँ पर आई, सारा अली खान भी यात्रा के लिए आई और वो पैदल उन्होंने यात्रा की। तो अपने आप में आप देख सकते हैं कि जो उत्साह है, जो यात्रियों का उत्साह है, वही जो तैयारियां हैं उनको भी बयान करता है। काफी अगर हम देखें कि जो चिकित्सकीय सुविधा है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर ये यात्रा होती है तो जो ऊंचाई से होने वाली बीमारियां होती हैं या कई बार कोई भी आकस्मिक किसी भी तरह की परेशानी होने लगती है तो उसके लिए हर 2 किलोमीटर पर मेडिकल कैंप है। यहाँ तक कि जो पवित्र अमरनाथ गुफा है वहां पर भी एक अच्छा खासा सेटअप लगाया गया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है
उसको पूरा किया जा सके। और किसी भी तरह, क्योंकि हम भी वहां पर गए थे तो हमने भी देखा था कि अगर यात्रियों को परेशानी आ रही थी तो तत्काल उन्हें इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा रही थी। उतरते वक्त मुझे भी थोड़ी परेशानी हुई थी, तो मुझे भी जो सेना के एक जवान थे वो थोड़ा सा नीचे लेकर आए थे रास्ते की वजह से। लेकिन तमाम प्रबंध कह सकते हैं कि जिस तरह की ये कड़ी यात्रा है, जिस तरह का उत्साह यात्रियों में है, उसी तरह के पुख्ता प्रबंध सरकार के भी हैं यहाँ पर और प्रशासन के भी हैं। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद रमा पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात हमारे नए सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार के बेहतर प्रयास से कृषि क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जीआई टैग मिलने से कश्मीरी केसर को बाजार में अलग पहचान मिली है, जिसके बाद कश्मीरी केसर के दामों में आई जबरदस्त तेजी से केसर उत्पादक किसानों की आमदनी दोगुनी हो चुकी है। केसर की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर कृषि विभाग ने ई नीलामी पोर्टल भी लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 बार बातचीत कर चुके जम्मू कश्मीर के पाम्पोर के केसर उत्पादक अब्दुल मजीद ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि सैफरन पार्क बनाने समेत सरकार की योजनाओं की मदद से केसर का उत्पादन बढ़ा है और केसर उत्पादक किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो गई है। जम्मू कश्मीर का केसर दुनिया भर में प्रसिद्ध है और पाम्पोर जाना जाता है इसी केसर के उत्पादन के लिए। और इस वक्त हम पाम्पोर में ही मौजूद हैं और अब्दुल माजिद हमारे साथ हैं, जो केसर को उत्पादन भी करते हैं, केसर के उत्पादक भी हैं और जाने माने व्यापारी भी हैं। माजिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 2-3 सालों में अगर हम केसर का उत्पादन कहते हैं या केसर की मार्केटिंग कहते हैं, उसमें क्या बदलाव आया? 2-3 साल से इसमें काफी बदलाव आया है कि ये सनद पीछे गई थी, अब क्योंकि मार्केटिंग की वजह से पीछे हो गई थी, तो लेकिन अब 3 साल से ये फिर अब पटरी पर आ रही है, क्योंकि उसमें एक हमें भरपूर इसमें एक किसान को लाभ मिल रहा है कि उसको असली कीमत आ रहा है, खरीदार है उसको जीआई टैग से असली केसर मिलता है, असली कश्मीरी केसर मिलता है। लेकिन जो यहाँ पर केसर उत्पादन करने वाले हैं या केसर के व्यापारी हैं, उनको इससे क्या फायदा मिला? डायरेक्ट फायदा इसको आ गया, इस जीआई टैग से डायरेक्ट फायदा एक फार्मर को आ गया। अब ये नहीं जाना पड़ता है बिजवाली के पास कि मेरा केसर है ये ले लो, अब उसको घर ही में बैठे उसको सिर्फ साफरा पार्क तक जाना है, वहां पर अपना प्रोड्यूस रखना है, तो उसको बिल्कुल फायदा आ गया। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 2-3 सालों में आपने कहा एक बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो किसानों की आय है उन्होंने एक टाइम लिमिट रखी थी कि हम दोगुना कर देंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो उससे पहले ही दोगुना हो गया। बिल्कुल इसी वजह से हो गई दुगना, क्योंकि हमें आता था 1,10,000 रुपए केजी को, अब वही पार्क में हमें आ रहा है अभी 2,20,000 2,30,000 रुपए है, तो इससे डबल फायदा हमारा हो गया है। प्रधानमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई थी? 2 बार, एक तो वो मन की बात में, दूसरा लाइव प्रोग्राम हुआ था 2020 में, लाइव प्रोग्राम उनसे हुआ था, तो बहुत उन्होंने भी तकरीबन एक जो हमारी पब्लिसिटी इसकी चाहे सैफरान की, तो वो खुद प्रधानमंत्री ने की, वो पब्लिसिटी उन्हीं की से हुई है, उनकी जबान से ही हुई है पब्लिसिटी हमारी कश्मीरी सैफरान की, तो हम उनके बहुत ही आभारी हैं। तो इससे आप लोगों का उत्साह कितना बढ़ जाता है और कितना आपको अपने व्यापार में कितना प्रोग्रेस? बिल्कुल हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर देखा कि एक फार्मर को किस तरीके से, यही नहीं कि केसर क्या, बाकी जो मसलन हमें 3-3 हजार रुपए मिल रहे हैं वो भी हर एक किसान को मिल रहे हैं, तो ये काफी एक किसान को हर तरह से गवर्नमेंट सहायता कर रही है, इसीलिए किसान चल रहा है। केसर उत्पादन में यहाँ पर 1600 से ज्यादा परिवार लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बेहद खुश हैं यहाँ पर जो केसर के उत्पादक हैं। उनका कहना है कि इस तरह का माहौल जो अभी बना है पिछले 2-3 सालों में, वो पहले कभी नहीं बना था। केसर का उत्पादन है वो तो अब बढ़ ही रहा है, कुछ ही दिनों में विश्व में भी जो ये उत्पादन है, जो कश्मीर के केसर का नाम है, वो सबसे ऊपर होगा। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, पाम्पोर। और आइए अब कुछ खबरें G20 बैठकों से जुड़ी हुई।
भारत की अध्यक्षता में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक चेन्नई में आयोजित हो रही है। ये बैठक 26 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक में ये पहला मौका है जब G20 बैठक के दौरान एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जाएगा जो G20 देशों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा और आपदा जोखिम में कमी के महत्व को रेखांकित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा है कि आपदा प्रबंधन के लिए अवसरणात्मक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि इसके कारण अधिक क्षति होती है। वहीं आपदा प्रबंधन की तैयारी हमको आपदा के पहले ही कर लेनी चाहिए। Disaster resilient infrastructure, which is very important because without making infrastructure disaster resilient, we'll have more loss of life, more loss of properties and assets, and of course the main areas of disaster recovery. So far we have been focusing preparedness for response, but the focus should also be on preparedness for recovery also, because we look at recovery only after a disaster happens, but we must be prepared well in advance. हमारी संवाददाता आयशा खानम ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि ममी मिजुटोरी से खास बातचीत की। The third and final disaster risk reduction working group meeting at Chennai is reaching a significant phase wherein a successful communique is expected, and this group is focusing on human-centric development as is the motto of G20. To talk more on this DRR and also the agenda, I have with me Ms. Mami Mizutori, who is the special representative of Secretary General. Ma'am, thank you for talking to Doordarshan. Ma'am, you mentioned about the key words. So the key words that I mentioned are integration, and then also mainstreaming, collaboration and partnership. And these are the words that have come out through these working group meetings. Integration, because disaster risk reduction is not only about disaster risk reduction, it is about sustainable development. It is about making sure that we also meet the climate agenda. And without prevention, without being prepared for all these disasters and tackling the root causes of disasters, we cannot achieve this. So integrating disaster risk reduction into all other agenda items is very important. Finance is one aspect, ma'am, because many developing countries would require huge financial infrastructure. So how is this to be encouraged? You know, what will be the G20's role in this? The G20's role as the countries that are actually producing 85% of the whole world GDP is to integrate risk-informed financial decisions, risk-informed investment in all their planning and policies. There has been significant support among the G20 countries with regard to African Union, the proposal by India, the African Union to be joined with this group. So how do you think this will benefit, more nations, more than 50 nations when they join? So we all know that disasters affect all of us, but not in the same way. We know that the least developed countries, the countries in Africa, are more impacted by disasters. And this is why for an agenda such as disaster risk reduction, for an agenda of sustainable development and human-centric development as a champion of solutions for disaster risk reduction, and that is why precisely, I believe, India took this opportunity as the president of G20 to establish this working group for disaster risk reduction. That was Special Representative Secretary General Mami Mizutori speaking about how India is emerging as a leader and a champion in taking forward, the disaster risk reduction system and also developing disruptive technology to handle the disasters in a better way. With cameraman M.A. Khan, Asha Khanam, DD India, Chennai. देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें।
आत्मनिर्भर भारत को चरितार्थ करते हुए जून तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स 2 स्थान की छलांग लगाकर भारत से चौथी सबसे बड़ी निर्यातित वस्तु बन गई है। शीर्ष 30 निर्यातित वस्तुओं में ये श्रेणी सबसे तेजी से बढ़ी है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून की अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 56% से अधिक बढ़कर 57,220.24 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में ये 36,533.18 करोड़ रुपए ही था। दरअसल निर्यात की शीर्ष 5 श्रेणियों में बढ़ोतरी दर्ज करने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स एकमात्र क्षेत्र है। पिछले 15 महीने में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में बढ़ोतरी होने में मोबाइल फोन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 30,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात ने देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 52% का योगदान दिया है। एक साल पहले इसका योगदान 38% ही था। आज इनकम टैक्स डे यानी आयकर दिवस है। आज के न्यूज़लैंड्स में जानिए क्यों मनाया जाता है आयकर दिवस और क्या है इसके उद्देश्य। दुनिया के लगभग हर देश में इनकम टैक्स को लेकर एक कानून बना हुआ है। भारत भी उनमें से एक है। देश के लिए इनकम टैक्स के महत्व को उजागर करने और देश के करदाताओं का राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से हर साल 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे यानी आयकर दिवस मनाया जाता है, ताकि आम जनता समय पर टैक्स देकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। गौरतलब है कि भारत में इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2010 में की गई थी। तब से लेकर अब तक हर साल इस दिन को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धूमधाम से मनाता है। बता दें कि इनकम टैक्स एक प्रकार का टैक्स है जो सरकार के द्वारा लोगों की इनकम पर लगाया जाता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है आयकर दिवस और क्या है इस दिन का इतिहास। बता दें कि 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार इनकम टैक्स की अवधारणा को पेश किया गया, जिसकी शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी। उस समय इस टैक्स का प्रमुख उद्देश्य साल 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई किया जाना था। हालांकि टैक्स संरचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए 1922 में एक व्यापक अधिनियम पेश किया गया था। फिर 1924 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में बोर्ड का गठन किया गया, जिसे आयकर अधिनियम के संचालन की कार्यात्मक जिम्मेदारियां दी गईं। जब साल 2010 में इनकम टैक्स के 150 साल पूरे हुए तो वित्त मंत्रालय ने इस दिन को आयकर दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और 24 जुलाई 2010 को पहला आयकर दिवस मनाया गया। इस साल भारत आयकर की 164वीं वर्षगांठ मना रहा है। बता दें कि भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए आयकर विभाग जिम्मेदार है, जो वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। आयकर विभाग का नेतृत्व केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नामक शीर्ष निकाय द्वारा किया जाता है। आज भारत सरकार के प्रयासों के कारण प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022-2023 में देश के 16.61 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कर संग्रह, जबकि पिछली वित्त वर्ष यानी कि 2021-2022 में 14.12 लाख करोड़ रुपए का कर संग्रह हुआ था। अगर बात करें इसी वित्त वर्ष की, तो वित्त वर्ष 2023-2024 की पहली तिमाही में 3.79 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ है। वहीं पिछले कुछ सालों में वर्तमान सरकार ने आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। आज ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए कोई भी व्यक्ति 30 से 40 मिनट में आईटीआर फाइल कर सकता है। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए अब तक 3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल की जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं कुछ खेल जगत की खबरें। और मुकेश शुक्ला जुड़ गए हैं हमारे साथ खेल की खबरों को लेकर। मुकेश, क्या खबरें हैं आज खेल जगत से?
बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी। और खेलों में हम बात करेंगे भारत और वेस्टइंडीज़ की। तो भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने पर वेस्टइंडीज़ ने भारत से मिले 365 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए। वेस्टइंडीज़ को जीत के लिए जहां 289 रन की जरूरत है, वहीं टीम इंडिया जीत से महज 8 विकेट दूर है। क्रीज पर टेग नारायण चंद्रपॉल और जैरमिन ब्लैकवुड जो हैं वो मौजूद हैं। गौरतलब है कि मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज़ की टीम पहली पारी में 255 रन पर सिमट गई थी। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए। भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 181 रन बनाकर पारी घोषित कर दी, जिसमें रोहित शर्मा ने धुआंधार 57 रन की शानदार पारी खेली। और करते हैं एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला मैनचेस्टर में ड्रॉ हो गया। मुकाबले के 5वें दिन रविवार को बारिश के चलते खेल शुरू नहीं हो सका। मैच ड्रॉ होने के कारण एशेज ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार एशेज सीरीज में इंग्लिश टीम को शिकस्त दी थी। दोनों टीमों के बीच अब तक 5वां और अंतिम टेस्ट मैच का मुकाबला 27 जुलाई से शुरू होगा। 5वें टेस्ट में अगर कंगारू टीम हार भी जाती है तो सीरीज 2-2 से बराबरी पर छूटेगी। ऐसे में एशेज ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 317 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 592 रन की पारी खेली। चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 214 रन बना लिए थे। इंग्लैंड के पास 61 रन की बढ़त थी। मैच में इंग्लैंड का पलड़ा भारी दिख रहा था, लेकिन बारिश ने इंग्लिश टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और बात निशानेबाजी की तो कोरिया के चोंगवॉन में चल रहे विश्व जूनियर निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के बकरुद्दीन मलिक, शार्दुल विहान और आर्यवंश त्यागी की पुरुष ट्रैप टीम ने रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। भारत की यह प्रतियोगिता में 15वां पदक है। भारतीय तिकड़ी ने 346 अंक के साथ, जबकि शॉटगन के पावर हाउस इटली ने 356 अंक के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। तो खेलों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए सीधे चलते हैं ऋतु। धन्यवाद मुकेश इन तमाम खबरों के लिए। और मीडिया प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।